नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। संसद के हॉल से लेकर अखबारों की हेडलाइन तक इस समय चर्चा में है वक्फ बिल। लेकिन ये वक्फ बिल है क्या और क्यों इसे लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है? वक्फ बिल भाजपा की लगातार कोशिशों के बाद पहले लोकसभा और अब राज्यसभा दोनों से ही पास हो गया है और जल्दी ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ये एक कानून बन जाएगा और लागू भी हो जाएगा। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि इसकी जरूरत थी क्या? सबका ध्यान इस पर क्यों है? इस बिल से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा? इसे आसान भाषा में समझने के लिए पॉलिटिकल नारी का ये एपिसोड पूरा जरूर देखें। बचपन से ही वक्फ को लेकर कई बातें हम सबने सुनी हैं कि वक्फ वाले ना जिस जमीन पे उंगली रख दें वो जमीन उनकी हो जाती है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ तो कोर्ट भी नहीं जा सकते, कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता है। ये बातें क्या है? ये बातें भ्रम है। मुसलमानों से जुड़ा संगठन है तो स्टीरियोटाइप तो बनाया ही जाएगा। ऐसा तो देश की सरकार भी नहीं कर सकती जैसा करने का आरोप वक्फ पर लगता है और लगता रहा है। खैर, सबसे पहले जान लेते हैं कि वक्फ जिसके नाम पर हंगामा है बरपा, वो आखिर है क्या? वक्फ अरबी भाषा से निकला एक शब्द है जिसका ओरिजिन वकूफा शब्द से हुआ है। वकूफा का अर्थ होता है ठहरना, रोकना या प्रतिबंधित करना। इसी शब्द से बना वक्फ जिसका मतलब होता है संरक्षित करना। इस्लाम में वक्फ का अर्थ संरक्षित की गई उस संपत्ति से है जो लोगों की भलाई के लिए उपयोग की जाती हो। साल 1913 में वक्फ बोर्ड को ऑफिशियली ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था और बाद में साल 1923 में वक्फ एक्ट बनाया गया जिससे इसे कानूनी आधार मिला। आसान भाषा में इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक धार्मिक संगठन या बोर्ड है जो इस्लामिक सिद्धांतों पर चलता है। इसमें इस्लाम को मानने वाले लोग कई तरह के दान देते हैं जिसमें सबसे ज्यादा भूदान यानी जमीनों का डोनेशन शामिल है। धार्मिक उद्देश्यों से दिया गया ये दान वक्फ की संपत्ति होती है जो पिछले कई सालों से लगातार चला आ रहा है। यानी कि भारत सरकार के बाद वक्फ बोर्ड ही एक ऐसी संस्था है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। मुगल काल से ही भारत में ये परंपरा चली आ रही है। वक्फ को दी गई संपत्ति समाज के लिए होती है और इसीलिए इसका मालिक केवल अल्लाह को माना जाता है। वक्फ के पास जितनी भी जमीनें हैं वो धार्मिक कार्यों के लिए दी जाती हैं, जैसे कि कब्रिस्तान के लिए, मदरसों के लिए, दरगाहों और मस्जिदों के लिए। मुगलों के दौर से ही देश के बड़े शहरों की जमीनों को वक्फ को दिया गया जिससे वो इस्लामिक उद्देश्यों के लिए काम आ सके। वक्फ को डोनेशन की शर्त ही यही है कि दान देने वाला लोगों की भलाई के लिए दान कर रहा है। इसमें केवल जमीनों का ही दान नहीं होता है बल्कि पंखा, कूलर, साइकिल, टीवी, फ्रिज भी आ सकते हैं। वक्फ की शुरुआत को लेकर के कहानी बहुत प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार खलीफा उमर ने खैबर में एक जमीन हासिल की और पैगंबर मोहम्मद से पूछा कि इसका सबसे अच्छा और बेहतरीन प्रयोग कैसे किया जा सकता है। पैगंबर साहब ने कहा कि इस संपत्ति को रोक लो, इसको बांध लो और इससे होने वाले फायदे को लोगों के काम में लगाओ, उनकी ज़रूरतों पर खर्च करो। इसे ना बेचा जाए, ना उपहार में दिया जाए और ना ही इसे विरासत में दिया जाए। इस तरह से उस जमीन को वक्फ किया गया। धार्मिक लोग धार्मिक कामों के लिए दान करते हैं जो कि धार्मिक कामों में काम आता है। अब सवाल यह है कि आखिर इसमें थर्ड पार्टी यानी सरकार का काम है क्या? कौन से बदलाव हैं जो इतने जरूरी हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों के विरोध के बावजूद करना जरूरी था? पहली बार वक्फ बिल मोदी सरकार 2024 में लेकर के आई थी, मगर जबरदस्त विरोध के बाद ये बिल होल्ड पर चला गया था। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत है और मुसलमानों का कहना है कि इसकी जरूरत नहीं है। वक्फ जैसे काम कर रहा है उसे वैसे ही काम करने दें। अब देखिए, पूरी बातचीत के दौरान बार बार जमीन की चर्चा हो रही है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि वक्फ की जमीनें इस नए बिल के जरिए सरकार अपने पास रखना चाह रही है। बिल का विरोध करने वालों का कहना है कि अगर सरकार की नजर वक्फ की जमीनों पर नहीं है तो अचानक से इस बिल को लाने की जरूरत इन्हें क्यों पड़ गई? बिल का विरोध करने वाले मुसलमान कह रहे हैं कि सरकार की टाइमिंग ही शंका पैदा करने वाली है। पहली आपत्ति तो यही है कि आखिर जरूरत है क्या? सरकार के अनुसार वक्फ की प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए इस बिल की जरूरत है, मगर लोगों को इसमें सरकारी हस्तक्षेप नजर आ रहा है। आखिर सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी
खुद मैनेज करने में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है? ये वक्फ में सुधार नहीं बल्कि वक्फ की ताकत को कम करना चाहते हैं। बिल में साफ साफ तौर पे कहा गया है कि यदि कोई संपत्ति सरकार की घोषित होती है तो उसे वक्फ अपनी संपत्ति नहीं मान सकता। अब वक्फ बोर्ड को यह तय करने का अधिकार नहीं होगा कि कोई संपत्ति उसकी है या नहीं है। संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को और सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। लोगों का कहना है कि इसकी जरूरत है ही नहीं, हमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से कोई दिक्कत ही नहीं है। निगरानी और ऑडिट का काम अब सरकार के पास चला गया है। नए कानून के हिसाब से केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के वित्तीय लेन देन और कामकाज की निगरानी कर सकेगी। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे। प्रशासन मुस्तैद है निपटने के लिए, अरे दिक्कतों से निपटने के लिए। बिल का सबसे बुरा असर नीतीश कुमार पर पड़ा है। किसने सोचा था? 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। रात 2 बजे हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया। 288 वोट पक्ष में और 232 वोट विपक्ष में पड़े। फिर राज्यसभा में भी बिल पास हो गया। कितनी मेहनत कर रहे हैं ना माननीय लोग हमारे लिए, देख रहे हैं आप, रात के 2 बजे तक काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे उम्मीद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नाम दिया है। सरकार कह रही है कि हम मुसलमानों की भलाई के लिए कर रहे हैं, मगर मुसलमान सरकार की इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का वक्फ बिल के विरोध में संसद में दिया हुआ भाषण इस समय खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने जो कहा है उसे जरूर सुनना चाहिए। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। सवाल उठ रहा है कि क्या मुसलमानों के आर्थिक बायकॉट की बात करने वाली विचारधारा अब कानून का रूप ले रही है? सरकार के इंटेंट और कंटेंट पर सवाल उठाते हुए सांसद मनोज झा कहते हैं कि अरे बनाना ही है तो इतना सेक्युलर बनाइए देश को कि बाकी धर्मों के धार्मिक संस्थाओं में भी दूसरे धर्मों के लोगों को लाया जाए, केवल वक्फ में ही ना हो ऐसा। किसी को डॉग विसिल पॉलिटिक्स का उपकरण बना करके अगर आप अलग करना चाहोगे तो वो उचित नहीं है। मैं माननीय उपसभापति महोदय, आपने कहा, मेरे कई सदस्यों ने कहा नॉन मुस्लिम्स को, मैं तो बड़ा तारीफ करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा पक्ष में। अगर इतना सेक्युलर मिजाज इस देश का कर दीजिए कि हर धर्म के संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोग हो, इस्लामिक कम्युनिटी में डालिए। संसद के बाहर भी वक्फ पर खूब ड्रामा चल रहा है। जैसे कहा था ना हमने कि नीतीश को बहुत नुकसान हुआ है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के मुस्लिम लीडर्स ने इस्तीफों की झड़ी लगा दी है। बिहार में आने वाले हैं चुनाव। अब तक जानकारों का मानना था कि चुनावों के मद्देनजर जेडीयू अपने बड़े वोट बैंक मुस्लिम वोटर्स को नाराज नहीं कर सकती। मुस्लिम वोटर्स का साथ चाहिए तो वक्फ पर भाजपा का साथ छोड़ना होगा। मगर ये क्या, नीतीश जी तो उल्टा खेल गए। दैनिक भास्कर की एक खबर में बताया गया है कि अमित शाह ने बंद कमरे में बात की नीतीश कुमार से, जिसके बाद से नीतीश कुमार माने। नीतीश कुमार को अमित शाह ने समझाया कि ये बिल मुसलमानों के हित में है। और फिर क्या था, नीतीश चाचा को तो मानना ही था। वैसे भी अमित शाह के लिए नीतीश को मनाना बहुत मुश्किल काम है नहीं। वक्फ बिल के समर्थन से नाराज जदयू के 6 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर्स भी लग गए हैं। ईद पर टोपी, वक्फ पर ठगी के पोस्टर्स इस समय पटना में नजर आ रहे हैं। जदयू के एमएलसी गुलाम गौस ने इस बिल को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने राष्ट्रपति से इसे वापस भेजने की मांग की है। उन्होंने शायराना अंदाज में नीतीश कुमार पर तंज करते हुए कहा कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, फैसला हमें क्या देगा। असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी संसद में फाड़ दी। कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी पार्टियां भी अब कोर्ट में जा रही हैं बिल को चुनौती देने के लिए। वक्फ बिल कानून ना बने इसके लिए मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। यानी कि फिलहाल तो सरकार में बैठी पार्टियों के अलावा कोई भी इस बिल से खुश नजर नहीं आ रहा है। तो इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? बिल के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपने अंत तक देखा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। और हाँ, ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहें इसके लिए हमारे चैनल पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।